नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे पहले बात सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं की और बाकी अहम परीक्षाओं की। केंद्र सरकार के आला मंत्रियों की आज एक बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड, जेईई और नीट की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के फॉर्मेट और तारीख 1 जून को तय किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऐलान करेंगे 1 जून को कि क्या फॉर्मेट होगा और क्या तरीका होगा, कब ये इम्तिहान कराए जाएंगे। राज्यों से सलाह मांगी गई है, सुझाव मांगे गए हैं। 3 दिन में राज्यों को अपने सुझाव देने हैं और इसके अलावा जो राज्य हैं उन पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने यहाँ 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को कराते हैं या उनको टालते हैं, क्या तरीका उसका रखते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, केंद्र सरकार के मंत्रियों की बैठक में जो फैसला हुआ वो विस्तार में क्या है? ये साबित हो चुका, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षाएं होंगी, यानी सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इस बारे में निर्णय कर लिया गया है क्योंकि जो असमंजस था उसको दूर करने का फैसला किया गया कि इसको लेकर के असमंजस बिल्कुल भी ना हो। यह बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि परीक्षाएं होनी चाहिए। उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात को इस बैठक में रखा भी, लेकिन बाकी सारे राज्यों में यह सहमति बनी कि परीक्षाएं होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि देखिए, ये जो आज की जो बैठक थी, यूएम बनाया गया, ये सिर्फ सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर बनाया गया है। जहां तक राज्य है, राज्यों के बोर्ड हैं, वो अपने बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमने देखा भी है ताबिश के अलग अलग राज्यों के जो बोर्ड हैं वो फैसला कर भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ से खबर आई कि वहां के बोर्ड ने फैसला किया है कि बच्चे जो है वो लिखित परीक्षा देंगे, जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो 5 दिनों बाद सबमिट की जा सकती है। तो ये छत्तीसगढ़ बोर्ड ने फैसला किया। तो ऐसे अन्य बोर्ड अपने अपने हिसाब से फैसला करेंगे, लेकिन जहां तक सीबीएसई का प्रश्न है, ये तय हो गया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 12वीं की होंगी। किस फॉर्मेट में होंगी, कब होगी, इस बारे में शिक्षा मंत्री 1 जून को विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन सभी राज्यों से इस बारे में सुझाव मांगे गए हैं। यूएम ने कहा है कि अगले 3 दिनों में लिखित सुझाव भेज दें और उसके बाद एक अंतिम फैसला इस बारे में कर लिया जाएगा। साथ ही नीट और जेईई की जो परीक्षाएं हैं वो भी आयोजित की जाएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनमें थोड़ा समय भी लगेगा। जी अखिलेश, राज्यों से अभी तक क्या क्या, किस तरह के सुझाव आए हैं परीक्षाओं को लेकर? बिल्कुल, कई सारे सुझाव सामने आए हैं। अभी एक मोटे तौर पर यह सुझाव भी आया है कि जैसे 200 सब्जेक्ट होते हैं तो जो 20 मेजर सब्जेक्ट है उन्हीं की परीक्षाएं आयोजित करवा ली जाए, ये एक सुझाव आया है। दूसरा सुझाव यह है कि बच्चे स्कूल जाएं और 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का ही समय उनको दिया जाए और बजाय लिखित परीक्षा के वैकल्पिक परीक्षाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर उनको दे दिया जाए। यह भी एक विकल्प है जिस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये सारे सिर्फ सुझाव भर आए हैं। अभी राज्यों से कहा गया है कि क्या होना चाहिए, उनके हिसाब से फॉर्मेट को लेकर के जो सुझाव राज्यों की ओर से मांगे गए हैं, जब वो आ जाएंगे उसके बाद यूएम इस पर अंतिम निर्णय करेगा और 1 तारीख को इस बारे में, फॉर्मेट के बारे में, परीक्षा की तिथि के बारे में, परीक्षा कितने समय की होगी, इस बारे में ये सारी बातें शिक्षा मंत्री घोषित करेंगे। और अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। कहते हैं कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी आसमान पर तो कभी जमीन पर। जाने माने कुश्ती के खिलाड़ी सुशील कुमार, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, सिल्वर मेडल, उनके साथ यही हुआ है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया हत्या के एक मामले में। कुछ देर पहले रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार को पेश किया गया। पुलिस ने सुशील की 12 दिनों की रिमांड मांगी और कोर्ट से सुशील के फ़ोन को जब्त करने की भी अपील की। दिल्ली के मुंडका से आज गिरफ्तार किया गया। इससे पहले वो भागते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे, कई अलग अलग जगहों पर गए, कोशिश की छुपने की, लेकिन कब तक छुपते। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश हैं। मुकेश, सुशील कुमार जैसे खिलाड़ी का ये हाल हो गया, हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में जब सुशील की तलाश चल रही थी और आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया? देखिए, सुशील कुमार को करीब कुश्ती के क्षेत्र में देश और विदेश से 46 मेडल मिल चुके हैं और ऐसे में कोई भी इस तरह की उम्मीद नहीं करेगा कि सुशील कुमार इस तरह का कारनामा करेंगे। लेकिन 4 मई की रात में आरोप है कि सुशील कुमार ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर जो सागर धनखड़ हैं, जो कि उभरते हुए पहलवान थे, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने मौके से सुशील के एक साथी को पकड़ा जो कि एक कार में छिपा हुआ था। इसके अलावा 2-3 लोग घायल भी हुए थे, उनके बयान लिए गए और पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके फुटेज को बरामद किया। साथ में पुलिस को एक मोबाइल फुटेज मिला। इस फुटेज में सुशील खुद डंडा लेकर आते हुए दिख रहे हैं
और सागर धनखड़ के साथ मारपीट करते हुए भी दिख रहे थे। इसके बाद से जो सुशील कुमार हैं वो लगातार फरार चल रहे थे। 4 मई के बाद वो सबसे पहले हरिद्वार गए, वहाँ पर एक बाबा के आश्रम में रहे, फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली से फिर हरियाणा गए, हरियाणा से पंजाब गए और पंजाब से आज वो वापस लौटे थे और एक स्कूटी में सवार होकर अपने साथी अजय के साथ वो किसी से पैसे लेने जा रहे थे, क्योंकि फरारी के दौरान उनके पैसे खत्म हो गए थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ पर पुलिस ने कहा है कि सुशील कुमार का जो मोबाइल है वो बरामद करना है। सुशील कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और इस केस की जांच को आगे बढ़ाना है, इसलिए सुशील कुमार की 12 दिन की पुलिस रिमांड चाहिए। अभी जो जज हैं रोहिणी कोर्ट के, उन्होंने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। 5 या 10 मिनट बाद ऑर्डर आ जाएगा जिसमें तय होगा कि सुशील कुमार पुलिस रिमांड पर जाते हैं या फिर कोर्ट उन्हें जेल भेज देगा, तो ये हमें देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर खेल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है सुशील कुमार और वो खूनी कुश्ती लड़ेंगे, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं होगी। और जो चेहरा पूरे देश, जिस चेहरे को पूरा देश जानता है, आज वही सुशील कुमार अपना चेहरा छिपाकर मीडिया के सामने निकले। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले की जांच को पुलिस आगे बढ़ा रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाएगी और क्राइम ब्रांच ही इस पूरे केस की जांच करेगी। जी मुकेश, आपने इसका जो आपराधिक पहलू है वो बताया। हमारे साथ हमारे खेल पत्रकार विमल भी हैं। विमल, आपने तो इतनी करीब से सुशील को देखा, किस तरह से मेहनत करते थे, ओलंपिक में 2 मेडल जीत कर लाए। भारत में कुश्ती में इतना बड़ा नाम खेलों में नहीं हुआ। मेडल्स की अगर बात करें, क्या हो गया सुशील कुमार के साथ ऐसे कि ये दिन सुशील कुमार को देखने पड़े? क्या गड़बड़ हो गया उनके इस पूरे माहौल में ऐसा जो हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, अभी कई खेल पत्रकारों से भी जो भी बातचीत हो रही है या कुछ पहलवानों से भी अगर बात हो रही है, वो सब एक हैरानी जरूर है हर जगह। और अगर सबसे पहली बात कि अगर उनसे गलती हुई है और जिस तरह से भागे भेज दें या आज तौलिया में मुंह छुपा के आना, मतलब भारतीय खेलों के लिए ये सबसे दुखद दिनों में से एक है। जबकि आपका कद मतलब दुनिया भर के एथलीटों में बहुत बेशुमार, बहुत ही फक्र से लोग नाम लेते थे। अगर आप ओलंपिक खेलों में भी जाएं या एशियन गेम्स में जाएं, वहां लोग मतलब दूसरे देशों के खिलाड़ी भी सुशील के नाम से पहचानते थे। और इतना बड़ा नाम होने के बावजूद आपकी संगत कहीं खराब हुई, कहाँ आपसे चूक हुई, और अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा जो बाद में भुगतेगी या कानून जो देगा, उससे पहले आपको सजा मिल रही है। मतलब आप ये देखें कि इतना बड़ा फॉल खेलों के दुनिया में बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत के 125 साल के भारत में मतलब ओलंपिक्स के 125 साल के इतिहास में आज तक किसी खिलाड़ी ने 2 बार ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। निजी इवेंट की बात करें, हॉकी में लोग जीतते थे टीम इवेंट्स में, लेकिन निजी तौर पे किसी ने नहीं जीता था। लेकिन उसके बाद, और आप देखेंगे भी जब वो एनडीटीवी के दफ्तर भी आए हैं या कहीं गए हैं, तो उनके व्यवहार में एक बहुत ही मतलब विनम्रता जो है वो उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और हम सब भी पत्रकार भी जो डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये वाकई हैरान करने वाला तो है ही। और खेलों के लिए, भारतीय खेलों के लिए या आप रोल मॉडल के तौर पे थे और आज आपको चेहरा छिपाना पड़ रहा है या भागना पड़ रहा है, कहाँ पे जाके चूक हुई है। शायद संगत का असर कहें या इन दिनों जो पिछले 4-5 साल में जो भी हुआ, या आवेश में एक इम्पल्स में भी कई सारी घटनाएं होती हैं इस तरह की आपराधिक, और आपको सजा भुगतनी पड़ती है कानून के तौर पे। वो सुशील जरूर भुगत रहे, लेकिन साथ साथ भारतीय खेलों के पे भी एक बहुत बड़ा पर्दा पड़ा है। जी शुक्रिया विमल। और कुल मिलाकर ये निकल के आता है कि संगत जो है उसकी बड़ी भूमिका होती है। संगत खराब हो तो अच्छे से अच्छा कामयाब आदमी भी सड़क पर आ जाता है, ज़मीन पर आ जाता है। सुशील कुमार के साथ ये हुआ है, आप देख सकते हैं। एक हत्या के मामले में सुशील कुमार को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को हराने में डॉक्टरों की अहम भूमिका है। कौन इससे इनकार कर सकता है, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की भूमिका से। आज उन्हीं डॉक्टरों को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से मिलने से रोक दिया गया। झांसी में जूनियर डॉक्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें न सिर्फ रोका गया बल्कि वहां से हटाकर थाने ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और
तभी ये डॉक्टर अपनी समस्याएं बताने के लिए उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान है। कमाल, डॉक्टर भी मुख्यमंत्री के करीब नहीं पहुंच सकते, तो फिर इस मौके पर जब सबसे बड़ी ज़रूरत डॉक्टर मेडिकल सिस्टम है, तो कब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के करीब लोग अपनी शिकायतों को लेकर? देखिए, वो डॉक्टर ने दरअसल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहले से टाइम तय करना पड़ता है। वो ज्ञापन लेके ऐसे देने जा रहे थे। पहले के वक्तों में ये होता भी था कि नेताओं से मिलना आसान होता था, सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं होता था और बहुत सारे लोगों से नेता अपने आप मिला करते थे, भीड़ में जाके मिला करते थे। लेकिन चूंकि ये डॉक्टर वहां पे कुछ अपनी समस्याओं को लेके ज्ञापन देना चाहते थे, हो सकता है ये पुलिस के लोगों को लगा होगा कि इससे कहीं सीएम नाराज ना हो जाएं, क्योंकि वो उन्होंने पहले से समय तय करके वो उनसे मिलने के लिए नहीं जा रहे थे। तो इस वजह से वो पुलिस वालों ने जबरदस्ती उनको गाड़ी में भर करके ले गए और थाने वगैरह ले गए। बाद में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन बहरहाल वो डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स थे, उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। जी, शुक्रिया कमाल इस जानकारी के लिए। और इन डॉक्टरों को बाद में पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन ये अनुभव उनका काफ़ी कटु रहा। वक्त है एक ब्रेक का। कोरोना के इस असाधारण दौर में सरकारी इंतजामों की कलई हर रोज खुल रही है। जहां देखिए वहां पता लग रहा है बद इंतजामी किस तरह से पसरी हुई है। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल गांव की बात करें, 2011 में यह गांव चर्चा में आया था जब जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लंबा आंदोलन यहां चला। इसी गांव में 2006 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। उपकेंद्र कहेंगे और छोटा। साल 2011 में कुछ महीने के लिए ये खुला भी, लेकिन उसके बाद जो ताला लगा तो आज तक ये ताला लगा हुआ है। आज सिर्फ जर्जर इमारत है, कमरे हैं, सभी में ताला है और स्थिति बेहद ख़राब है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन वहाँ गए देखने के लिए कि क्या स्थिति है। हम इस वक्त ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसोल गांव में हैं। 2011 में ये गांव तब चर्चा में आया था जब जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहाँ पर आए हुए थे और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और उस समय ये सरकार की तरफ से बाकायदा दावा किया गया था कि इस गांव में 24 घंटे बिजली रहेंगे, स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाएगा और खोला भी गया। और उसकी हालत आप कैसी है आप देख सकते हैं। ये जो ताले हैं, जिस तरह से जंग लगा हुआ है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ कब खुला होगा। और ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, इस इलाके के जो 6 गाँव हैं उनके लिए है। यानी 6 गांव में अगर कोई आदमी बीमार होता है तो अपना इलाज कराने के लिए यहीं पर आएगा। तो भट्टा परसौल की जो हालत है, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ जो डॉक्टर हैं आखिर कब आते हैं? यहाँ कोई इलाज होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता जी, नहीं तो कोई डॉक्टर आता है नहीं। अब की डेट में तो क्या हम सन 2010 से देख रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता। कभी कभार नर्स आती हैं, वो भी ड्रॉप के लिए, बालकन की ड्रॉप आंगनवाड़ी से, वो भी करके अपना काम करके चली जाती हैं। उसके बाद तो यहाँ मरीजों का कोई इलाज वगैरह कुछ नहीं होता है? नहीं होता सर। हा? नहीं होता। कोई दवाई कोई किसी चीज़ की भी प्रयोग, कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है हमारे इस पारसौल गांव में। समथिंग 5000 वोटिंग बूथ है इसकी। इस गांव में कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, गाँव को लेकर बहुत लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बहुत कुछ चल रहा है। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गांव-गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बदहाल स्थिति में हैं और अधिकतर सभी बंद हैं और लंबे समय से बंद हैं। ये सिर्फ कागज़ों में चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं। गांवों में बुखार, खांसी, जुकाम, कोरोना से डेथें हुई हैं, अकस्मात मौतें हुई हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम पर जीरो है। धरातल पे कुछ नहीं है, जो भी है कागजों में है। जो वादे हैं वो हवा में हैं, जमीनी स्तर पर कहीं कोई वादा नहीं। लेकिन कागज पर तो डॉक्टर वगैरह होते होंगे, दवाई वगैरह आता होगा, इतना बिल्डिंग आखिर किस लिए? कागजों पे सब कुछ है, कागजों पे सब कुछ है। स्टॉक में दवाई भी उठ के आती हैं, लेकिन वो प्राइवेट बाजार में बेची जाती हैं और मतलब एक भ्रष्टाचार के तहत इसका बंटवारा हो जाता है। सब कुछ अगर देखें, जो सब कुछ दिखता है वो साफ बयां करता है कि यहाँ लोगों का
किस तरह से इलाज हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसोल से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और लॉकडाउन के इस दौर में वो लोग क्या करें जो रोज़ खाते थे, रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे। ऐसे कई लोग हैं जिनमें रेहड़ी फेरी वाले भी हैं। इंदौर में आज ऐसे ही एक रेहड़ी फेरी वाले का गुस्सा या कहें उसकी परेशानी सड़क पर आ गई। दरअसल नगर निगम के कर्मचारी यहाँ फल बेचने वालों को परेशान कर रहे थे, ऐसा आरोप है फल बेचने वालों का। और फल वालों का कहना है कि कभी वो फल मुफ्त में ले जाते हैं, कभी तराजू उठाकर ले जाते हैं। तो इस फल वाले के तराजू को उठाकर ले गए, जिसके बाद इस परेशान, गुस्साए, हताश फल वाले ने अपने सारे फल वहीं ज़मीन पर फेंक दिए, अपनी रेहड़ी पलट दी। उसकी हताशा समझी जा सकती है। घर में खाने के लिए कई मुंह हैं और आदमी करेगा भी क्या। ऐसी स्थिति में जब सिस्टम आपकी मदद न करे तो आम आदमी हताशा में क्या करे। ये हताशा सिर्फ इंदौर की नहीं है, देश में कई और जगहों पर रेहड़ी फेरी वालों का यही हाल है, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उनके सामने मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं। इंदौर देश में स्वच्छ शहर है। जी हाँ, इंदौर को देश में स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल है, लेकिन इंदौर नगर निगम की दादागिरी भी जो है देश में प्रसिद्ध हो गई है। लगातार जो है हम ये कहें कि ठेले वालों पर जो है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह से हम ये कहें कि उनके ठेलों को पलटा दिया जाता है, कई बार उनके जो है तराजू बाट जो है जब्त कर लिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों जो है इंदौर के ही मूसाखेड़ी चौराहे पर ये रोहित आम जो बेचकर अपना रोजी रोटी कमाता था इस लॉकडाउन के दौरान, हालांकि सब्जी वालों को परमिशन भी है, उसके ठेले को पलटा दिया गया था। हम रोहित से ही बात करते हैं, क्या हुआ था रोहित? सर रोज़ के रोज़ वो कांटा ले जाते थे, परेशान करते थे। उस दिन मेरा गला भी पकड़ा, मुझे मारने के लिए दौड़े गली में। फिर दूसरे दिन पुलिस वाले आए 2 स्टार, और वो बोले इस पर 188 का मुकदमा दायर करो, ये बहुत वीडियो करवा रहा है। और मेरे पास तो खुद के पास टच वाला मोबाइल भी नहीं है और कुछ भी नहीं ऐसा। तो आपने क्यों अपना ठेला खुद ही फेंक दिया था, आम फेंक दिए थे? सर रोज़ के रोज़ ले जाएंगे और रोज़ के रोज़ परेशान करेंगे तो इंसान को गुस्सा नहीं आएगा। रोजी रोटी के 200-300 रुपये मिलते हैं, हम जैसे तैसे कमाते हैं, घर का जैसे तैसे गुजारा चलता है हमारा। कौन है घर में आपके और किस तरह से जो है परेशानी होती है? मेरी मम्मी पापा और मेरे 2 बच्चे और मिसेस है। अच्छा, ये ठेला जो पलटने के बाद फिर क्या हुआ, जो वायरल हुआ वीडियो, तो कौन मदद करने आया और अभी क्या स्थिति है? मेरे को आकाश विजयवर्गीय जी है जो विधायक साहब, उन्होंने उनके नेतृत्व में उन्होंने मेरे को भेजे और मेरा फिर वापस ये कामकाज चालू कराया। कितने रुपए की मदद से? 21,000 रुपये की। तो ये जो विधायक जो है इंदौर के भाजपा के आकाश विजयवर्गीय, उनकी मदद के बाद ये फिर से जो है ठेला अपना चला पा रहा है रोहित, और वापस से अपना कारोबार शुरू कर पा रहा है। हम यही कहेंगे कि इंदौर नगर निगम बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखे, लेकिन आदमी के जो है पेट का भी ध्यान नगर निगम को रखना पड़ेगा। इंदौर से सहयोगी शहजाद के साथ में समीर खान। और कोरोना के तमाम मामलों में बाद में ब्लैक फंगस के जो केस सामने आ रहे हैं, उन्होंने चुनौती और बढ़ा दी और इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी की शिकायतें अब बढ़ रही हैं। शनिवार को इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर ब्लैक फंगस के मरीजों के कुछ परिजनों ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन चाहिए एम्फोटेरिसिन वो नहीं मिल रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया। एमजीएम कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित के मुताबिक शासन ने सरकारी अस्पतालों के लिए 500 एम्फोटेरिसिन वायल्स दिए थे जो मरीजों को लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा है और एक मरीज को रोज़ाना 5 इंजेक्शन लगते हैं। तो अगर 500 हैं तो 100 इंजेक्शन ही लग पाएंगे, बाकी मरीजों का क्या होगा? सरकार को कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही चाहिए। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, अभी दूसरी खत्म नहीं हुई और कुछ ज़िलों में इसके रोकथाम की तैयारी शुरू हो गई है। सागर ज़िले का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर गढ़ाकोटा में बनाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर आने पर यह आशंका है कि बच्चों को इसका असर हो सकता है ज़्यादा पड़े, ऐसी आशंका है। तो डॉक्टरों की सलाह और सुझावों के बीच लोक निर्माण विभाग ने सागर में मंत्री गोपाल में ये सेंटर बनाया है और मंत्री गोपाल भार्गव जो है उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ाकोटा में पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर तैयार करा लिया है। उम्मीद है मंत्री जी को बाकी इलाकों की भी इतनी ही चिंता होगी।
अब बात कोरोना की। दिल्ली में कोरोना का जो असर है, जो रफ्तार है, अब कुछ घटती दिख रही है। हालांकि बहुत मामले अब भी हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में तो कम से कम होती दिख ही रही है। पिछले 5 हफ्ते यानी 20 अप्रैल से ही दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन सरकार की चिंता अब भी कई मुद्दों पर बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर इसके बीच लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केस कम होने की जो गति है वो ऐसी ही रही और कम हुए केस, तो अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कई डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली सरकार उनके परिजनों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि देगी। केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी का भी जिक्र किया और कहा कि दिल्ली वालों के लिए वैक्सीन जुटाने की कोशिश में उनकी सरकार जुटी है और जल्द ही इंतजाम हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी, यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है, यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे, 28,000। पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर, 28,000 से 1600। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफी कम हुई है। और इस कोरोना संकट के बीच लोग वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। 18 से 44 साल के बीच के जो युवा हैं, दिल्ली में उनका वैक्सीनेशन आज से बंद हो गया या बंद करना पड़ा क्योंकि वैक्सीन की कमी थी 18 से 44 साल के लोगों के लिए। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स जहां ये वैक्सीनेशन हो रहा था वो बंद थे। आज कोवैक्सीन तो पहले ही ख़त्म हो गई थी, अब कोविशील्ड भी ख़त्म हो गई 18 से 44 साल के लोगों के लिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि जल्द ही दिल्ली को सप्लाई की जाए वैक्सीन। योग शिक्षक रामदेव के एलोपैथी से जुड़े बयान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें नोटिस भेजकर कार्रवाई करने की मांग की। और अब इस पूरे मामले में पतंजलि योगपीठ की तरफ से सफाई आई है, जो रामदेव का अपना संस्थान है। पतंजलि की तरफ से कहा गया कि बाबा रामदेव डॉक्टरों का सम्मान करते हैं जो महामारी के समय भी दिन रात काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पतंजलि के बयान में कहा गया कि एलोपैथी से इलाज करने वालों के लिए बाबा रामदेव के मन में कोई गलत मंशा नहीं है। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह गलत हैं। आरोप ये थे कि रामदेव एलोपैथी का मजाक उड़ा रहे थे और रामदेव जो है एलोपैथी को लेकर की आलोचना कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। रणवीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक युवक को चांटा मारते दिखे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस वालों से कहकर इस युवक को पिटवाया भी और उसका फोन छीनकर जमीन पर
फेंक कर तोड़ दिया था। ये इस तरह से उन्होंने फ़ोन तोड़ा। उनका गुस्सा देखिए किस तरह युवक पर निकला है। बाद में पुलिस वालों को डंडा लगाने के लिए, डंडे से पिटाई के लिए उन्होंने बुलाया। इस युवक का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान वो दवा लेने के लिए घर से निकला था, वो दवा का पर्चा भी दिखाता रहा, लेकिन डीएम साहब किसी बात से नाराज़ थे, जाने किस बात से नाराज़ थे, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कलेक्टर ने माफ़ी मांगी और लड़के पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। कलेक्टर के मुताबिक लड़के ने बदतमीज़ी की, जिसके बाद उन्होंने उसे चांटा मारा। हालांकि यहाँ कहीं कुछ भी बदतमीज़ी नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसमें कार्रवाई करने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, कलेक्टर को हटाने के निर्देश की जानकारी दी, लिखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बहुत दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। आइए सुनते हैं जो युवक था। क्या कहते। तो वहाँ पर मैं मेडिकल लिया तो कलेक्टर अंकल साहब आ गए तो बोले कि क्या कर रहे हो। मैं बोला कि अंकल दवाई लेने आया हूँ। तो उतना ही मैं अपने गार्ड को बोले कि डंडा निकालो। डंडा निकालने के बाद एक डंडा यहाँ पर मारे ज़मीन पे, पैर पे। अभी क्या स्थिति है? अभी दर्द दे रहा है और कट गया है। क्या लगता है ये नाइस है? लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसकी शिकायत कहीं की है? नहीं। क्या लगेगा, लगता है शिकायत करना चाहिए आपको? हाँ। कहाँ करेंगे शिकायत? अधिकारी को, किसी को। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। मेरा कतई ये आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। उन्होंने बदतमीज़ी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। और इस बीच योग शिक्षक रामदेव ने जो आरोप लगाए थे, एलोपैथी को जो बेकार बताया, तमाशा बताया, उस पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनसे कहा है कि वो तुरंत अपने बयान वापस लें। हर्षवर्धन ने जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि आप द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लाखों लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा रहे हैं। आज अगर देश में कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 1.13% और रिकवरी रेट 88% से अधिक है तो उसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का अहम योगदान है। आशा है आप इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए और विश्व भर के कोरोना योद्धाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य पूर्ण रूप से वापस लेंगे। तो रामदेव को ये अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से चिट्ठी गई है। वैसे वो पहले कह चुके हैं कि उनको गलत तरीके से इसमें बताया गया, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन रामदेव को और स्पष्ट होकर बताना चाहिए कि वो जो कह रहे थे वो गलत था। वक्त है ब्रेक का। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 26 मई को 6 महीने पूरे हो गए और अब भी किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। इस दिन किसान नेताओं ने लोगों से अपने घरों, वाहनों और दुकानों पर काला झंडा लगाने की अपील की है। साथ ही किसान आंदोलन स्थल पर भी काले झंडे लगाएंगे। उनका कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग नहीं सुन रही है। उर्वरक, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से खेती करना और मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सब्जी विक्रेता की पुलिस पिटाई और मौत के मामले में आरोपी होमगार्ड के जवान सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सत्यप्रकाश के साथ सिपाही विजय चौधरी, सिपाही सीमावत के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज किया गया। इन दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते से हुए नुकसान से अभी उबर भी नहीं पाए हैं कि अब बंगाल की खाड़ी से एक और तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे
ताकतवर हो रहा है और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। इसे लेकर इन राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान से निपटने के लिए इंतजामों का जायजा लिया। एनडीआरएफ और कई अधिकारियों के साथ बैठक की है। गृह मंत्री समेत कई और मंत्री भी इन उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल रहे। इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है और 26 मई को ये तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल का तट पार कर सकता है। इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा है। एनडीआरएफ ने सब देखते हुए इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं और उसकी कई टीमें उन इलाकों में तैनात हो गई है जहां ये तूफान नुकसान पहुंचा सकता है।